हेलो ऑफिसर्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में देखेंगे हम लोग कि कैसे जो है सो ब्लड को साफ किया जाता है किडनी के द्वारा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, पर थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें किडनी के बदौलत एंड लंग्स के बदौलत, तो ये दो ऑर्गन है, इन दोनों ऑर्गन्स के बदौलत ही ब्लड को साफ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हालांकि हम बता चुके हैं कि कैसे करके होता है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे किडनी में यूरिया को साफ किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग का जो देखे थे कि नेफ्रॉन्स होता है ना, नेफ्रॉन्स में फिल्टर आउट होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि वो ब्लड वहाँ पे साफ होना। और दूसरा ये लंग्स में हम लोग देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो लंग्स में जाता है, एल्वियोलाई में पास ऑन होता है एंड ऑक्सीजन वहाँ से ब्लड में लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वैसे करके साफ होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है सो मदद करता है, किडनी और लंग्स, ये दोनों ब्लड को क्लीन करने में, साफ करने में, प्यूरिफाई करने में। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा कि ब्लड को प्यूरिफाई करने में कौन मदद करता है, तो ये दो ऑर्गन अगर ऑप्शन में रहे तो ये दोनों ऑर्गन में टिक लगाना है। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई एक रहे तो एक में ही टिक लगाना है, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो फिर बोथ वाले ऑप्शन में टिक लगाना है। अब देखते हैं हम लोग बीमारी। तो जैसे किडनी स्टोन एक बीमारी होता है, तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो किडनी स्टोन जो होता है, जो पत्थर जो जम जाता है किडनी में, वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है असल में। वो धीरे धीरे जम करके धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ा आता है, जमते जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा आता है, जमते आता है, और फिर वो एक बड़ा सा पत्थर बना देता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कितने दिन से वो आदमी बर्दाश्त करते आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो छोटा सा पत्थर बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा 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 करके होने लगता है। फिर उसको किडनी से जो है सो कैल्शियम ऑक्सलेट जो पत्थर होता है इसको निकाला जाता है। वो जो पत्थर होता है उसका जो, जैसे वाटर का जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, है ना, वैसे ही जो पत्थर है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरी बीमारी, दैट इज यूरोट्रोपिन। ठीक है, इट इज़ ए मेडिसिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी डिजीज। तो अगर यूरिनरी डिजीज रहे, यानी कि पेशाब वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे, या यूरिनरी जो आपका ब्लैडर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहे, इन्फेक्शन रहे, तो उसमें एक दवाई दिया जाता है। ठीक है, उस दवाई को हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। इट इज़ ए मेडिसिन, ये एक दवाई है जो कि दिया जाता है यूरिनरी डिजीज में। फिर तीसरा है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है कि आप लोग सुने भी होंगे, बड़ा फेमस है ये डायलिसिस। मशीन यूज्ड इन डायलिसिस इज कॉल्ड डायलाइजर। ठीक है, तो डायलिसिस पहले क्या होता है वो देखते हैं। तो डायलिसिस जनरली होता है कि ब्लड को साफ करने के लिए, यानी वो ब्लड जो इम्प्योर हो जाता है ना, कॉन्स्टेंटली, जो क्योंकि ब्लड में यूरिया का जो मात्रा है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब कॉन्स्टेंटली वो, जब किडनी ख़राब हो जाता है किसी भी इंसान का, तो वो यूरिया को, यूरिक एसिड वगैरह ये सब जो होता है इसको निकाल नहीं पाता है कम्प्लीटली अच्छे तरीके से, किडनी ख़राब होने की वजह से। लेकिन जब यही चीज़ अगर किसी मशीन में किया जाए, तो एक मशीन का सहारा लिया जाता है इसी को साफ़ करने के लिए, जो भी हम लोग के ब्लड में इम्प्योरिटीज़ है उसको साफ़ करने के लिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो साफ़ कर देता है लंग्स के द्वारा, लेकिन यूरिया वगैरह नहीं निकाल पाता है। ठीक है, मतलब आधा काम हो जाता है, आधा काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक मशीन का सहारा लिया जाता है। तो उस मशीन को जिसके द्वारा मतलब वो ब्लड को साफ़ किया जाता है, उसको हम लोग डायलाइज़र बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस है, वो जिस प्रोसेस पे काम करता है उसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डायलाइज़र जो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये जो है सो डायलाइज़र जो है, जो मशीन है, तो वो एक प्रोसेस में काम करता है जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस होता है क्या है? ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं जब भी कोई भी हम लोग का जो पार्टिकल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक रूम है, ठीक है, आप जिस भी रूम में बैठ कर पढ़ रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि वो एक क्लोज रूम होगा, 4 दीवारी वाला रूम होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने परफ्यूम मारा किसी एक जगह,
रूम के कोने में या एक साइड में या जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे मारा और वो धीरे-धीरे करके वो क्या करता है कि एक जगह वो डेंस रहता है, राइट? वो परफ्यूम का महक एक जगह बहुत ज़्यादा रहता है और बाकी जगह कम रहता है। लेकिन धीरे-धीरे टाइम जैसे-जैसे बढ़ते जाता है वैसे-वैसे वो फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है ना? महक दूर तक चलते जाता है, पूरा रूम में फैल जाता है धीरे-धीरे। तो अब क्या होता है, इसी यही जो है सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव हो जाता है। यानी कि क्योंकि दूसरे तरफ उसका महक नहीं था, उसका मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट नहीं था रूम के दूसरे पार्ट्स में, तो इसीलिए वो धीरे-धीरे मूव कर जाता है। यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चले जाता है। तो इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है? और हम लोग का जो फ़िल्टर होता है, जो फ़िल्टर से हम लोग पानी पीते हैं, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस रहता है, ठीक है? इसी का उल्टा रहता है उसमें। फिर आता है हम लोग का गॉट या फिर आर्थराइटिस। ये भी सुने होंगे आप लोग आर्थराइटिस। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज कॉल्ड गॉट, ठीक है? तो गॉट हम लोग किसको बोलते हैं, जब हम लोग का ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में तो हम लोग जो है सो गॉट बोलते हैं या फिर आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है? देखते हैं आप लोग जो बूढ़ा आदमी लोग रहता है या जिसका एज ऑलमोस्ट मतलब 45 साल के ऊपर रहता है तो उन लोग का घुटना-वुटना में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है? तो वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। फिर आता है लैथरिज्म, टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ केसरी, ग्रास पी एंड लैथरस सैटिवस। तो ये जो लैथरिज्म एक बीमारी होता है, ये होता है बहुत ज़्यादा खाने से। क्या खाने से? तो ये वाला खेसारी, ठीक है? या फिर ये ग्रास पी या फिर ये लैथरस सैटिवस। तो ये जो 3 प्रोडक्ट है, ये कह लीजिए एक दूसरे से मिलता-जुलता प्रोडक्ट है, तो इनको जब खाया जाता है तो ये बीमारी हो जाता है लैथरिज्म, ठीक है? कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? मतलब ये जो पेशाब रहता है, जो सुसु रहता है उसमें कौन-सा पार्टिकल या कौन-सा मॉलिक्यूल्स कितना रहता है? तो वाटर उसमें प्रेज़ेंट होता है 95%, 95%, यूरिया 2.6%, यूरिक एसिड 0.3%, सॉल्ट्स 1.5%, केराटिनिन प्रेज़ेंट होता है, क्रिएटिन प्रेज़ेंट होता है। ये वही चीज़ है जो बॉडी बिल्डर भी खाता है, क्रिएटिन, ठीक है? प्लस हॉर्मोन्स रहते हैं, प्लस विटामिन्स रहते हैं। यानी वो जो पेशाब है आपका उसमें ये सारी चीज़ें रहती है। पानी भी रहती है, यूरिया भी, यूरिक एसिड भी, सॉल्ट्स भी, क्रिएटिनिन भी, क्रिएटिन भी, हॉर्मोन्स भी और विटामिन्स भी, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ फालतू चीज़ ही यूरिन में जाता है, उसमें विटामिन्स भी जो कि एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है, वो भी निकल जाता है, ठीक है? हालाँकि बहुत कम मात्रा में रहता है ऑब्वियसली। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? इंसान का तो हम लोग देख लिए कि क्या-क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना? जो वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली। अब देखते हैं कि पौधा का क्या-क्या वेस्ट प्रोडक्ट है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को एज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट पौधा लोग देता है, ठीक है? ऑक्सीजन जो है सो पौधे के लिए एक वेस्ट है, लेकिन हम लोगों के लिए यही एक वरदान है। यही कह लीजिए हम लोग की तरह एक जीवन है, ठीक है? ऑक्सीजन जो कि पौधे के लिए एक वेस्ट है। रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन करता है तब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज़ ए वेस्ट निकालता है, ठीक है? और यही अगर देखा जाए तो जो है सो वाटर ही वरदान है हम लोग के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन के द्वारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अब अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेशन के द्वारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एज़ ए वेस्ट निकाल रहा है तो एब्ज़ॉर्ब क्या किया जा रहा है? तो एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है ऑक्सीजन और वेस्ट में निकाला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये कौन-कौन सी जगह से निकाला जाता है, ठीक है? हम लोग में जैसे एक सिस्टम है ना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, वैसे ही पौधे में भी, प्लांट्स में भी, ट्रीज़ में भी एक सिस्टम बना हुआ है कि इस जगह से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स, ठीक है? तो स्टोमाटा और लेंटिसेल्स के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है। हम लोग देखे भी थे कि स्टोमाटा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है?
वहाँ से हम लोग देखे थे कि वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, राइट, याद होगा आप लोगों को। और लेंटिसेल्स हम लोग देखे थे कि कैसे स्टेम में पोर्स रहता है, उसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमाटा एंड लेंटिसेल सबसे पहला है वेस्ट प्रोडक्ट निकलने का जरिया या जगह कह लीजिए, या इसके थ्रू बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट। फिर आ जाता है लिक्विड प्लस सॉलिड, एंड लिक्विड प्लस सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है? वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड के फॉर्म में भी निकलता है और सॉलिड के भी फॉर्म में। कैसे? तो ये लीव्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, फ्रूट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, एंड बार्क वो जो बाहर का जो ये रहता है जिसको छिलका वगैरह जो बोलते हैं कि पेड़ का ये छिलका है। फ्रूट्स भी वेस्ट है उसके लिए, पौधे के लिए। पत्ता भी वेस्ट है, जब पत्ता आप लोग देखेंगे कि सूख जाता है या पतझड़ का मौसम में क्या करता है, पूरा झाड़ पेड़ जो है सब पत्ता झाड़ देता है, ठीक है, तो वो एज एन वेस्ट है, वो वेस्ट जमा करके फिर बाद में हटा देता है। लीव्स वेस्ट है, फ्रूट्स वेस्ट है, बार्क भी वेस्ट है। और तीसरा है, ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरा है रेजिन प्लस गम यानी कि वो जो आपका जो गोंद जो रहता है, एक देखे होंगे आप लोग, एक वाइट पदार्थ टाइप में निकलता है, ठीक है, वैसे ही रेजिन्स भी होता है, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट है। तो ये तीन जो है सो जगह है जहाँ से वेस्ट या वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। एक तो ये हो गया, दूसरा रेजिन्स प्लस गम हो गया, तीसरा लीव्स फ्रूट्स एंड बार्क्स हो गया, ठीक है। Some plants store waste in their fruits in the form of solid bodies called raphides. तो कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वेस्ट को फ्रूट्स में। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में, जिसको हम लोग रेफाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, अब देखते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।